इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। तो एक एसी सर्किट में जो हमारे पास एवरेज पावर है उसका हमें एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, ये हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एक हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, when resistance and inductance both are connected in circuit, जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सर्किट में कनेक्ट हों तो हमें एवरेज पावर का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वॉटलेस करंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और क्वेश्चन है, हमें वॉटलेस करंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ चोक कॉयल, चोक कॉयल का यूज़ क्या है वो हमें बताना है। इन अल्टरनेटिंग सर्किट टू मिनिमाइज लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस कम से कम हो इसके लिए हम लोग चोक कॉयल का यूज़ करते हैं। तो चोक कॉयल का मतलब क्या होता है ये हमें समझाना है। वॉटलेस करंट क्या होता है ये हमें समझाना है। और उसके बाद हमें एवरेज पावर का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो एक ही क्वेश्चन में अगर देखें तो हम यहाँ पे तीन डिफरेंट एस्पेक्ट से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो अब पहला वाला पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद इसको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे और वाला पार्ट देखें, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वो सॉल्व करिए, नहीं आ रहा तो नीचे वाला सॉल्व करिए। तो सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमसे 5 क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 चीज़ हमें फाइंड करना है। अभी इसको हम बाद में डील करते हैं, पहले हम पहला वाला सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो लिखा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एवरेज पावर। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फाइंड करने से पहले। हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए, जैसा कि फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल लें, जैसे हमारे पास है साइन 2 ओमेगा टी, या फिर हमारे पास है साइन 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास है मान लीजिए कॉस 2 ओमेगा टी, या फिर हमारे पास है कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, या फिर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है इस तरह का साइन ओमेगा टी, या फिर है कॉस ओमेगा टी। इन सब की जो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक, एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल अगर हम करते हैं पूरी फॉर कंप्लीट साइकिल, तो ये हमेशा ज़ीरो होगी, ये याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे एक हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक और फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, इस डेरिवेशन में आगे यूज़ होता है। वो ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस बढ़ा लेते हैं पेन की। ठीक है, ठीक, वो ये है कि अगर हमारे पास जैसे है कि मान लीजिए साइन टू साइन ए और मल्टीप्लाई बाई साइन बी इज इक्वल टू हमारे पास होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, इतनी बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, तब जाकर हम ये डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस, मान लेते हैं लेट
इंस्टैंटेनियस वोल्टेज है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है बच्चों V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमारे पास इसी तरह से लेट इंस्टैंटेनियस करंट, इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, यहाँ पे कुछ फेज, फाई फेज है, ठीक है, दोनों को डिफरेंट फेज में ले रहे हैं ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन हम कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम जानते हैं पावर का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके अगर मैं लिखूँ पावर इज इक्वल टू, ठीक, हमारे पास जो पावर का मैथमेटिकल फार्मूला होता है, एक सेकंड, ठीक, पावर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे पावर इज इक्वल टू लिखें वो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट की और सेकंड की वैल्यू ला करके थर्ड में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड में जब ला के पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर थर्ड में पुट करने के बाद v की वैल्यू कितनी हमारे पास है, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो जहाँ पे v दिख रहा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं v नॉट साइन ओमेगा टी, और जहाँ पे i दिख रहा है वहाँ पे लिख देंगे बच्चों i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे इसको फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, v नॉट को और i नॉट को एक साथ कर ले रहे हैं, तो v नॉट मल्टीप्लाई बाई i नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अच्छा v नॉट है और अपॉन i नॉट मल्टीप्लाई बाई i नॉट है। हम लोग जानते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में जितने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और उतने डिवाइड करें तो उस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 2 है इसको हम यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये इतना एक्सप्रेशन एक तरफ कर लिया, और 2 ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जो ऊपर फार्मूला लिखे थे ट्रिग्नोमेट्री वाला उससे ये मैच कर जाए। ठीक है, और ईजिली हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक, अब अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर विजिबल हो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी वाला पोर्शन है इसको हम मान ले रहे हैं ये हमारा ए है, और ये साइन ओमेगा टी माइनस फाई जो लिखा है इसको हम मान ले रहे हैं ये बी है। तो ये कैसा दिख रहा है, देखो 2 साइन ए साइन बी, ये देखो यहाँ पे जो ऊपर फार्मूला हम लोग लिखे हैं 2 साइन ए साइन बी उससे मैच कर गया। देखो यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक, चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर पावर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 को हम लिख सकते हैं बच्चों √2 टाइम्स √2, ऐसा 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं बेस, तो ऐसा लिख ले रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास था 2 साइन ओमेगा टी
और हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस 5 मतलब 2 साइन ए साइन बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे ए की वैल्यू थी ओमेगा टी। तो ओमेगा टी माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा टी माइनस 5। तो ओमेगा टी माइनस 5, ठीक। ये हमारे पास हो गया कॉस ए, ठीक है। कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ बीच में माइनस हो गया, ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी लिखेंगे, तो कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। बहुत सिंपल है, अगर आप लोग इसको कंपेयर कर लेंगे ना, ए की वैल्यू को ओमेगा टी और बी की वैल्यू को ओमेगा टी माइनस 5 यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। बहुत टफ नहीं है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो वी नॉट डिवाइडेड बाई √2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वी आर एम एस, क्योंकि हम जानते हैं पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आर एम एस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों वी आर एम एस टाइम्स आई आर एम एस, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस, अब ब्रैकेट ओपन करो, तो हमारे पास यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, ठीक, माइनस ओमेगा टी, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5, ठीक। और यहाँ पे फिर है माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस हमारे पास कितना है यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 5, ठीक। इसको फिर हम आगे अगर देखें सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक। और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में वो माइनस में कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। इसको मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, ठीक। कॉस 2 ओमेगा टी ऐड हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 5। अच्छा ये देखो एक्सप्रेशन कहीं देखा हुआ लग रहा है कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। तो अगर इसकी हम एवरेज वैल्यू लें, यहाँ देखो कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, अगर इसकी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू लेते हैं तो कितना आता है 0 आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। तो हमारे पास कितना आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5, ठीक। ये हमारे पास आ गया एवरेज पावर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास वी आर एम एस है और ये आई आर एम एस है और कॉस 5 है। कॉस 5 को हम पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो कॉस 5 है ये हमारे पास कहलाता है पावर फैक्टर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था, ये हम लोग यहाँ तक फाइंड कर लिए, ठीक है। और एक चीज़ थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा समझते हैं, वो चीज़ क्या है कि हमारे पास जो एसी सर्किट होती है उसमें जो वोल्टेज होता है, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए ये वोल्टेज है V और करंट हमारे पास ये I। अगर हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो हमारे पास वोल्टेज और करंट जो होते हैं दोनों सेम फेज में होते हैं। दोनों सेम फेज में होने का मतलब फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। और अगर हमारे पास है प्योर कैपेसिटिव सर्किट,
कैपेसिटिव सर्किट, फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट बच्चों लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। तो ये हमारे पास मान लीजिए करंट आई है और यहाँ पे हमारे पास है वोल्टेज वी है। तो यहाँ देखो करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कितना, π/2 या 90 डिग्री। और इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास एक होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इस प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। यहाँ पे फाई कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है फाई वो कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। यहाँ भी फाई कितना हमारे पास है, तो फाई यहाँ भी हमारे पास है 90 डिग्री। तो अगर हम देखें यहाँ पावर का एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास होता है VRMS IRMS टाइम्स कॉस फाई, ठीक। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी बच्चों, 0 है। तो हमारे पास क्या दिखेगा, VRMS IRMS इंटू कॉस 0। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हमारे पास जो पावर आया वो आया VRMS टाइम्स IRMS, ठीक। तो ये हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन आ गया प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए। अब हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो पावर का एक्सप्रेशन आएगा वो होगा VRMS इंटू IRMS और इंटू कॉस फाई। कॉस फाई यहाँ पे फाई की वैल्यू 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो प्रोडक्ट में ये सारे एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, पूरा टोटली 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर जो होती है हमारे पास यहाँ पे 0 होती है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी 590 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एवरेज वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पावर का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर का पावर की वैल्यू 0 वाट है, यहाँ भी 0 वाट है और यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में पहला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। अब हमें एक्सप्लेन करना है मीनिंग ऑफ वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट देखो यहीं पे भी देखें, जो लास्ट में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। देखो यहाँ पे पावर 0 किस में है, अगर हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसमें पावर क्या हो रहा है, पावर 0 हो रहा है, पावर का एक्सप्रेशन 0 आ रहा है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी पावर 0 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट होगा ना, इस करंट को हम बोलेंगे वॉटलेस करंट, ठीक है। और यहाँ पे पावर का एक्सप्रेशन 0 नहीं आ रहा है। तो अगर हम वॉटलेस करंट की बात करें, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लिखा गया है वॉटलेस करंट इज़ द कंपोनेंट ऑफ AC करंट। वॉटलेस करंट एक तरीके का ये AC करंट का पार्ट है, ठीक है। दैट कंज्यूम नो पावर इन द सर्किट, दिस अकर इन प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। वही तो ऊपर अभी बताया गया, या प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो। तो क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच का 90 डिग्री होता है, यहाँ पे को लिखा ना, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जिसकी वजह से जो एवरेज पावर का जो डिसिपेटेड होती है, जो रिलीज होती है पावर, वो क्या होती है, वो 0 हो जाती है, ठीक है। इवन द करंट फ्लो, जबकि वहाँ पे करंट फ्लो करता है लेकिन पावर क्या हो जाती है, 0। तो इस तरह की करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो हमारे पास जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, उसमें जो करंट फ्लो करता है उस करंट को हम वॉटलेस करंट कहते हैं, ठीक है। जबकि रजिस्टिव सर्किट में कुछ करंट जो होता है यहाँ पे, इसको वॉटलेस करंट नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ ना कुछ डिसिपेट होती है, क्योंकि पावर हीट की फॉर्म में यहाँ पे बाहर एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर होता है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जबकि यहाँ पे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, फिर हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें रिटर्न कर देता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है। इंडक्टर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है, फिर वापस कर देता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे रजिस्टर जो होता है वो एनर्जी को क्या करता है, बेसिकली हीट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे बाहर एमिट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर देखें ध्यान से, तो अब चोक कॉइल क्या होता है, वहाँ पे अगर देखें इस पहले क्वेश्चन में यहाँ पे चोक कॉइल के बारे में भी हमसे पूछा था, हमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग बाय चोक कॉइल। वॉटलेस करंट समझ चुके हैं, चोक कॉइल क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। और क्यों चोक कॉइल का हम सर्किट में यूज़ करते हैं, एनर्जी को कम से कम लॉस के लिए, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बेसिकली चोक कॉइल जो होती है, लिखा है चोक कॉइल इज़ एन इंडक्टर विद
हाई इंडक्टेंस, किसी सर्किट में एक अगर हम हाई इंडक्टेंस का इंडक्टर लगा दें और रेजिस्टेंस करीब करीब निग्लेजिबल हो, ना के बराबर हो, ऐसा कोई सर्किट है ही नहीं जहाँ पर रेजिस्टेंस ना हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, ठीक है, बट रेजिस्टेंस मिनिमम हो और इंडक्टेंस मैक्सिमम हो, तो उससे होगा क्या, उससे ये फ़ायदा होगा। देखो इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस आर कंट्रोल द करंट इन सर्किट। जैसे हम लोग रजिस्टर का यूज़ करते हैं सर्किट में करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए, वैसे हम इंडक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं सर्किट में करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए, हम इंडक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर का यूज़ करने फ़ायदा क्या होता है, इंडक्टर का यूज़ करने पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। यहाँ पे रजिस्टर का यूज़ करने पे करंट की वैल्यू तो हम चेंज कर पाते हैं, बट यहाँ पे एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा या कुछ पोर्शन एनर्जी का क्या हो जाता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में एमिट हो जाता है बाहर, जबकि इंडक्टर के यूज़ करने पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, बहुत मिनिमम होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। तो इट इज़ यूज टू कंट्रोल रिड्यूस आर कंट्रोल द करंट, सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन एसी सर्किट विदाउट सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस या हीट। मतलब कि यहाँ पे एनर्जी का बहुत ना के बराबर लॉस होता है, जिसकी वजह से हम सर्किट में हम लोग इंडक्टर को यूज़ करते हैं एज अ कंट्रोल को करंट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वाई इट इज़ मिनिमाइज लॉस, क्यों ये एनर्जी को कम से कम लॉस करता है, लिखा है अनलाइक रजिस्टर, मतलब रजिस्टर की तरह नहीं, ठीक है, विच डिसिपेट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, हीट एनर्जी का ये फार्मूला होता है। कह रहा कि हमारे पास रजिस्टर क्या होता है, ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी की फॉर्म में एमिट कर देता है, क्योंकि देखो हीट एनर्जी जो होता है उसका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर देखो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, अगर वायर में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हीट एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अनलाइक रजिस्टर अ चोक कॉयल हैज़ अ पावर फैक्टर नियर ज़ीरो। कह रहा है चोक कॉयल जो होती है उसका पावर फैक्टर ज़ीरो होता है। अगर यहाँ पे हम देखें पावर फैक्टर हमारे पास जो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। तो चोक कॉयल में हमारे पास जो हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर फैक्टर ज़ीरो हो जाता है। दिस अलाउ इट टू लिमिट करंट वाइल द एवरेज पावर कंज्यूम रिमेंस नेटली ज़ीरो। तो जिसकी वजह से एवरेज हमारे पास जो पावर का लॉस होता है वो ज़ीरो होता है करीब करीब। बेसिकली होता क्या है ना, इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में हमारा एमिट नहीं करता है, जबकि रजिस्टर ऐसा करता है। तो इसीलिए हम चोक कॉइल का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे पास सर्किट में एनर्जी का लॉस बहुत ना के बराबर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जो और वाला क्वेश्चन था, तो और वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है 10 हेनरी का यहाँ पे इंडक्टेंस है और 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस एक सर्किट में है और रेजिस्टेंस है 500 ओम। और हमारे पास एसी सोर्स जो हमारे पास वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड किया गया है वो बेसिकली उसकी वैल्यू है 200 साइन 100 टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे पास है बेसिकली गिवन हमारे पास है यहाँ पे एल की आर की वैल्यू हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास है 500 ओम, एल की वैल्यू हमारे पास है 10 हेनरी और हमारे पास कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैराड, ठीक। और अगर यहाँ पे इसको हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे 200 है, तो वी नॉट जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट, ठीक। और यहाँ पे ओमेगा को अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू है 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, 100 रेडियन पर सेकेंड। तो ये इतनी 5 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कितना नन्ना मुन्ना सवाल है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब हमें एक्ससी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक्ससी का फार्मूला क्या होता है, एक्ससी इज इक्वल टू ओमेगा, एक्ससी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ठीक। और हमें फाइंड करना है इम्पिडेंस फाइंड करना है। इम्पिडेंस क्या होता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। फिर हमें क्या करना है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाइंड करना है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे फाई फाइंड करना था, इसको हम निकाल सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड करना है,
तो पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे V नॉट पीक वैल्यू, तो यहाँ पे आई नॉट, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये LCR सर्किट अगर है, तो LCR सर्किट में हमारे पास देखो L है, C है, R है ना। LCR सर्किट में तो रजिस्टेंस, जो नेट रजिस्टेंस होता है उसको इम्पिडेंस बोलते हैं, तो यहाँ पे R की जगह पे हम Z लिखेंगे, ठीक है, Z। तो हमें आई नॉट फाइंड करना, पीक वैल्यू फाइंड करना है, तो आई नॉट इज इक्वल टू Z, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो V नॉट बाई Z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे सबको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक। तो हमारे पास क्या क्या गिवन था, हमारे पास गिवन है यहाँ पे L इज़ इक्वल टू, L की वैल्यू कितनी गिवन थी, 10 हेनरी। और हमारे पास यहाँ पे C कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन था 20 माइक्रोफैराड, जो कि हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁻6 फैराड। और हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन था 500 ओम, ठीक। और हमारे पास यहाँ पे V नॉट की वैल्यू गिवन थी 200 वोल्ट। और हमारे पास ओमेगा गिवन था 100 रेडियन पर सेकेंड। एक बार मैच कर लेते हैं सारा डेटा। L की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू 10, हाँ सही है। C 20 माइक्रोफैराड है, R 500, ओमेगा है 200, और ओमेगा 100 है, और V नॉट की वैल्यू 200। तो सही है सारा करीब करीब, ठीक है। तो यहाँ पे सब ठीक है। तो हमें पहली चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे पहली चीज़ हमें फाइंड करनी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसके बाद है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आओ कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, XC, ठीक है। मतलब कैपेसिटर की वजह से सर्किट में जो कितना रेजिस्टेंस पैदा होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, तो ओमेगा की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग 100 इंटू C कैपेसिटेंस कितना 20 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और 100 है, तो हो जाएगा 2000। तो 2000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁻6। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास हो जा रहा है 1/2 इंटू 10⁻⁻3। तो अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻, यहाँ पे -3 ऊपर भेज देंगे +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 500 ओम। तो XC की वैल्यू आ गई 500 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं XC इज इक्वल टू 500 ओम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे XC की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बाद है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट हमारे पास है कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज, जिसका सिंबल क्या होता है XL, ठीक है। मतलब इंडक्टर की वजह से सर्किट में होने वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे रेजिस्टेंस तो रजिस्टर के लिए बोलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, ठीक है। कितना ये करंट के फ्लो को अपोज करता है इंडक्टर किसी भी सर्किट में, AC सर्किट में, तो उसी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा XL इज इक्वल टू ओमेगा, एक सेकंड, यहाँ पे XL इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इंटू L। ये फार्मूला ये सब याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन थी, ओमेगा की वैल्यू गिवन थी 100। L हमारे पास कितना था बच्चों, L हमारे पास था
10। एक बार मैच कर लेते हैं, नहीं सब पोपट हो जाएगा, पोपट ना हो। ये 10 है बच्चों, और ये हमारे पास है 100। बहुत ज़बरदस्त, मौजा आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 100 10 1000 ओम। ठीक, तो ये एक्सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक्सी हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, 500 आया है। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये देखो छोटा छोटा यहाँ पे है सारा, एक सर्किट यहाँ पे दी है, इसी में सारा डेटा गिवन, उसी को देख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पिडेंस फाइंड करना है। तो इम्पिडेंस का अभी हम बताए थे, यहाँ पे हम साइड में लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमें इम्पिडेंस फाइंड करना है। इम्पिडेंस मतलब जी इम्पीडेंस। ठीक है, जेड इम्पिडेंस जेड, तो हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, पूरे टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 500 आई थिंक। देखो आर की वैल्यू 500 है, तो पुट दी वैल्यू ऑफ आर, तो 500 इसका स्क्वायर कर देना है। फिर एक्सेल की वैल्यू अभी हम लोग देखो यहाँ पे 1000 है, एक्सेल की वैल्यू 1000 और माइनस एक्सी की वैल्यू अभी सॉल्व की रहती है 500 आई थी, क्या स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 500 स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करो, 1000 माइनस 500 कितना आएगा, तो ये भी आ गया हमारे पास 500 का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 500 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म स्क्वायर में है, तो स्क्वायर वाला डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बाहर आ गया कितना, 500 बाहर आ गया, अंदर बच्चा √2, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना ओम, या फिर छोड़ दे इतना, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जैक्टली इसका पता करना चाह रहे हैं तो 500 मल्टीप्लाई बाई √2, तो 1.414। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, रुकिए मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 500 मल्टीप्लाई 1.414, 707.1 ओम। ठीक है, एग्जैक्टली अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, अगर ये वैल्यू करोगे तो 707 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम चौथी चीज़ क्या फाइंड करनी थी हम लोग को, चौथी चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है, फिर डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, किसके किसके बीच का, करंट का एंड वोल्टेज का। तो फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो फाई यहाँ पे हमारे पास होगा, यहाँ पे चौथा जो है फेज डिफरेंस, बेसिकली हमें फाई, राइटिंग देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हमारे पास है tan फाई इज इक्वल टू, ये देखो सब फार्मूला ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1000, तो 1000 माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी आई थी, 500, तो भूल गए कि याद है, ये देखिए ये देखो एक्सी 500। ठीक है, और अपॉन आर तो डायरेक्टली सर्किट में गिवन था 500, तो हमारे पास 1000 में से 500 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, तो 500 आएगा, डिवाइडेड बाई 500 वी गेट हेयर 1, तो वी कैन से दैट हेयर tan फाई, ये भाई सही तो बन जाओ। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अच्छा, tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो tan 45, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 45, मतलब फेज डिफरेंस हमारे पास है 45 डिग्री। ठीक है, करंट का और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है ये 45, मतलब π/2 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, वो है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट,
पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे पांचवा पार्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे फाइंड करना पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज़ आई नॉट। तो अभी पीछे इनिशियली हम डिस्कस किए थे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू होता है बच्चों आई आर। तो अगर V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट लिखेंगे तो यहाँ पे Z लिखते थे हम लोग। तो आई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाई Z। तो हेयर V नॉट गिवन है, सर्किट में डायरेक्टली गिवन है, जो कि हमारे पास है यहाँ पे 200 वोल्ट। तो V नॉट की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 200, ठीक। और हमारे पास Z कितना आया, अभी तो कैलकुलेट किए हैं, यही आया है। तो ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, ये वाली, ठीक है, थोड़ा सूटेबल है ये। तो यहाँ पे Z की वैल्यू हमारे पास है 500 टाइम्स √2। तो यहाँ पे देखो 2 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचा 2, नीचे बचा 5 √2। अगर इसको हम रेशनलाइज करें, ठीक है, तो 5 √2 रेशनलाइज का मतलब नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमारे पास बचा गया, हमारे पास ये बच्चा, ये सेकंड बच्चा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 √2, नीचे है 5 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास आ गया √2, नीचे आ गया हमारे पास 5, ठीक है। ये हमारे पास पीक वैल्यू करंट की आ गई। एग्जैक्टली निकालना चाह रहे तो √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.414 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, यहीं छोड़ दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगर एग्जैक्ट आप निकालना चाह रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो करीब करीब आएगा 0.2828 एम्पियर। ये हमारे पास आ गई आई नॉट की वैल्यू, ठीक। तो ठीक है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना सारा यहाँ पे पार्ट है जो कि हमें कवर करना था। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये सब बेहतरीनेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया वाले क्वेश्चन है।